ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक या फिर एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक आपदा। चलिए आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में सीधे इसी मुद्दे की गहराई में चलते हैं जिस पर आजकल पूरे देश में सबसे ज्यादा बहस हो रही है। हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंडमान और निकोबार के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक घनी और अछूते वर्षावन में 81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों किया जा रहा है? इतनी शांत सी दिखने वाली जगह पर इतना भारी वित्तीय और पर्यावरणीय दांव लगाना, इसके पीछे का असल मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। आज हम इस पूरे प्रोजेक्ट का एक 360 डिग्री व्यू लेंगे। पहले देखेंगे कि ये ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे मलक्कड डिलेमा की, जिससे इसका इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ता है। इसके बाद हम इसके आर्थिक फायदों, पर्यावरण और जनजातियों पर पड़ने वाले असर, इससे जुड़ी राजनीतिक बहस और अंत में 2047 के विजन को डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इसे कब लाया गया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इस द्वीप की अहमियत कई दशकों से समझी जाती रही है। देखिए, 2001 में ही यहाँ ट्राई सर्विस कमांड स्थापित हो गई थी। फिर 2012 में यूपीए सरकार के दौरान आईएनएस बाज को एक नौसेना एयर स्टेशन के रूप में कमीशन किया गया। इसके बाद 2021 में मौजूदा एनडीए सरकार ने इसका एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया। यानी हर सरकार ने अपने अपने समय पर इस जगह की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को समझा है और अब 2047 तक इसे पूरी तरह से तैयार करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल आता है कि इस मास्टर प्लान में बन क्या रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक साधारण बंदरगाह नहीं है। यहाँ एक इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, जहाँ दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक जहाज भी आ सकेंगे। साथ ही सिविल और मिलिट्री यूज के लिए एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट, लाखों लोगों के लिए एक पूरी नई कोस्टल टाउनशिप और समुद्र के अंदर एक बेहद आधुनिक सर्विलांस नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। मतलब एक पूरा का पूरा मेगा सिटी खड़ा किया जा रहा है। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की शुरुआती अनुमानित लागत 81,000 से 92,000 करोड़ रुपए के बीच है। यह अमाउंट अपने आप में इस प्रोजेक्ट के विशाल स्केल और कमिटमेंट को बयां करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मलक्कड डायलेमा का मुकाबला। आखिर इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? ये किसी साधारण व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इस भारी निवेश का सबसे बड़ा कारण है मलक्कड डायलेमा। ये मलक्कड डायलेमा असल में चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरियों में से एक है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और उसका ज्यादातर व्यापार एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होता है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इस बात के गंभीरता को इस आंकड़े से समझिए। चीन का लगभग 80% तेल और ऊर्जा आयात इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, जो सिर्फ 1.7 मील चौड़ा है, और अपना ग्रेट निकोबार आइलैंड इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने से बस कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर मौजूद है। हिंद महासागर में भू राजनीति का एक बड़ा चेस गेम चल रहा है। एक तरफ है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके तहत वो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में बंदरगाह बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति। ग्रेट निकोबार इसी रणनीति का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। अगर कभी तनाव बढ़ता है तो इस चोक पॉइंट के पास भारत की मौजूदगी एक बहुत बड़ा रणनीतिक एडवांटेज दे सकती है। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, आर्थिक और सार्वजनिक लाभ। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से अलग हटकर देखें तो भारत को और हमारी आम जनता को इससे क्या सीधा फायदा होगा? आज के समय में भारत के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। हमारा लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो, यानी वो माल जो भारत आना है या यहाँ से जाना है, उसे कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में शिफ्ट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के पास सही लोकेशन पर ऐसा कोई बड़ा बंदरगाह न होने की वजह से हम हर साल करोड़ों डॉलर विदेशी बंदरगाहों को फीस के रूप में दे रहे हैं। और यहीं पर ग्रेट निकोबार का नया पोर्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। 2040 तक सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व आने का अनुमान है।
सबसे बड़ी बात, भारत अपनी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल विदेशी बंदरगाहों से वापस लेकर खुद इस रीजन का एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बन सकेगा। लेकिन हर बड़े विकास की एक कीमत होती है, और अब हम चौथे हिस्से में इसी बारे में बात करेंगे, पारिस्थितिक और जनजातीय लागत। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे शायद कभी पलटा नहीं जा सकेगा। ये नंबर वाकई हैरान करने वाला है। 8,50,000 अनुमान है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए इतने पेड़ों को काटा जाएगा। और ध्यान रहे, ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक ऐसा अछूता प्राथमिक वर्षावन है जिसे इंसानों ने अब तक छुआ तक नहीं था। इस विकास की कीमत बहुत भारी है। लगभग 130 से 160 वर्ग किलोमीटर का प्राइमरी जंगल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सदियों से यहाँ रहने वाली कमजोर शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के घर और उनके जीने के तरीके पर सीधा खतरा है। इसके अलावा समुद्र के नीचे सदियों में बनी दुर्लभ प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स और यहाँ आने वाले विशाल लेदरबैक कछुओं के घोंसले नष्ट होने के कगार पर हैं। ये वो बायोडाइवर्सिटी है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। और यहीं से हम 5वें हिस्से में प्रवेश करते हैं, राजनीतिक खींचतान। विकास और पर्यावरण या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के बीच का ये संतुलन अब देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। आइए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से समझते हैं। विपक्ष और पर्यावरणविदों का रुख इस मामले में एकदम स्पष्ट और कड़ा है। उनका मानना है कि ये प्रगति नहीं बल्कि 160 वर्ग किलोमीटर के जंगल के लिए एक मौत की सजा है। उनका तर्क है कि आदिवासियों के अधिकारों को दरकिनार करके सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए इतनी बड़ी पारिस्थितिक आपदा को बुलावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और रक्षा विशेषज्ञों के तर्क भी उतने ही वजनदार हैं। उनका कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी समीक्षा की है और काटे गए पेड़ों के बदले बड़े पैमाने पर पौधारोपण जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय इसमें शामिल हैं। उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब चीन हमारे पड़ोस में लगातार अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ताक पर रखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ हमारे पास हिंद महासागर में एक अचूक रणनीतिक बढ़त, लाखों नौकरियां, भारी राजस्व और एक कभी न डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा बेस है। और दूसरी तरफ दुर्लभ जैव विविधता का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, वहां के आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट और एक भूकंप संभावित क्षेत्र में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटने का भारी जोखिम है। ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, 2047 का विजन। इन सब के बाद आखिर इस प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य क्या है और भविष्य में ये जगह कैसी दिखेगी? साल 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक का विजन एक ऐसे मेगा सिटी का है जहां 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहेंगे। इसे पूर्व के जेबल अली की तरह विकसित करने की योजना है, बिल्कुल दुबई के उस पोर्ट की तरह जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी थी। भविष्य में ये जगह नागरिक लॉजिस्टिक्स और सैन्य ताकत का एक अभूतपूर्व संगम बन जाएगी। इन सब बातों और तर्कों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है, क्या किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसका आर्थिक विकास पर्यावरण और वहां की प्राचीन जनजातियों के संरक्षण के साथ कभी सच में तालमेल बिठा सकते हैं? रणनीतिक वर्चस्व हासिल करने की ये भारी कीमत चुकाना सही है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के पन्नों में ही दर्ज होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।